सभी को नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अंग्रेजी के बेसिक्स को समझा था। इसमें हमने आपको बताया था कि लेटर्स जो है वो सबसे शुरुआती कड़ी है। लेटर के बाद वर्ड बनते हैं, वर्ड से अल्फ़ाबेट बनता है और अल्फ़ाबेट की मदद से हम लोग फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंसेस को बना रहे होते हैं। तो हमने आपको बेसिक अंग्रेजी का ज्ञान आपको दे दिया था पिछले लेक्चर में। जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला लेक्चर देख सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था साथ ही में कि सबसे पहले जो हमारा जो तरीका होता है, नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका यही रहता है कि हम लोग सीधे उठा लेते हैं, नाउन को पढ़ने लगते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही लेक्चर में मैंने आपको ये बात क्लियर किया था कि हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या फंक्शन होते हैं उन फंक्शन को समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही तरीका बेस्ट होता है। अगर आप इसको नाउन एक बहुत वास्ट चैप्टर है, प्रोनाउन एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है। अगर आप इसके बेसिक्स को नहीं समझ पाएंगे तो आप इसमें सिर्फ गोल गोल घूमते रह जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक्स को ध्यान देंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होती है, जिसमें से आज हम लोग नाउन और प्रोनाउन के फंक्शन को समझेंगे। तो इसको समझने के लिए कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको बताऊंगा। नाउन अगर पूछा जाए क्या होता है तो आप सभी को मालूम है कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई नाउन क्या होता है। अगर कोई पूछे हमसे तो हमें बड़े ही आसानी से हमें मालूम रहता है कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है। नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नामकरण किया जाता है, उनका कोई ना कोई नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं। अब ये जो नाउन होता है ना, वो कोई सामान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई भावना हो सकती है ना? कोई मटेरियल हो सकता है, ठीक है? कोई मटेरियल हो सकता है या किसी भी चीज़ का नाम अगर दे दिया जाए तो उसको किस कैटेगरी में हम लोग रखेंगे? उसको हम लोग नाउन बोलेंगे। तो ये बहुत बेसिक सी बात थी। इसके बारे में हम लोग बहुत ही वास्ट तरीके से पढ़ेंगे जब मैं इसका पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा तब। फिलहाल हम लोग सबसे पहले प्रीमियर क्लासेस में हम लोग इसके फंक्शन को समझेंगे। मेन मुद्दा हमारा है फंक्शन समझने का। देखो नाउन जो है वो मेजरली 3 काम करता है। एक तो सब्जेक्ट का काम करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट का काम करता है कि किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और तीसरा जो काम है इसका, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम है। ठीक है? तो अब ये सब्जेक्ट होता क्या है? जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम किल्ड रावण। अब अगर मैं एक बेसिक सा आपसे सवाल पूछूं, क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? तो आप बोलोगे कि हाँ, ये मारने का काम हो रहा है। किसको मारा गया है भाई? तो रावण को मारा गया है। अगर मैं ये सवाल करूं कि रावण को किसने मारा, हु किल्ड रावण, हु, तो इस हु का जवाब क्या आता है? राम ने रावण को मारा, है ना? राम ने मारा। तो यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस लिखा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले हमारी जो नज़र है वहाँ जानी चाहिए फंक्शन के ऊपर। तो इसमें किसी भी सेंटेंस के अंदर आप सबसे पहले ये देखा करो कि वहाँ पे कोई काम हुआ है क्या। तो अगर कोई काम हुआ है तो हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर कोई काम होगा तो उसको करने वाला ज़रूर से मौजूद होगा। कोई भी ऐसा चीज़ दुनिया में हो ही नहीं सकता है, जब भी कभी कोई काम होगा तो उसको करने वाला कोई न कोई ज़रूर होगा। मैं ये भी केस आपको बताऊँगा कि अगर कोई फ़ंक्शन दिया भी है और करने वाला मौजूद भी नहीं है तो उसको हम लोग बात करेंगे अभी। लेकिन फ़िलहाल ये आप याद रखना कि कभी भी कोई भी काम हो रहा होगा तो काम को करने वाला हमेशा उस वहाँ पे प्रेज़ेंट रहता है। उसी काम को करने वाले का जो नाम होता है वो होता है सब्जेक्ट। यानी अगर मुझसे पूछे कोई सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट भाई कोई काम हो रहा है उस काम को करने वाला। यानी डू मतलब होता है करना, डूअर मतलब करने वाला। तो डूअर को सब्जेक्ट बोलेंगे। डूअर का मतलब क्या हुआ कि कोई काम हो रहा था, उस काम को कर कौन रहा था? जिस आदमी ने काम को किया उसको मैं क्या बोलूँगा? सब्जेक्ट। ये तो पहला तरीका हो गया पहचानने का, है ना? पहला तरीका मैं क्यों कह रहा हूँ? जरा अगला सेंटेंस हम पढ़ते हैं। ये पहला सेंटेंस था जिसमें एक फंक्शन हो रहा था। कौन सा फंक्शन हो रहा था? मारने का। मारा किसने? तो जिसने मारा वो हो गया सब्जेक्ट। मारा किसने भाई? तो राम ने मारा। राम ने रावण को मारा तो राम क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये पहला तरीका था पता करने का, आप पता कर पाएंगे, समझ पाए इसको। अब अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, राम वॉज अ किंग। राम एक राजा थे। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है, तो आपका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे राम के बारे में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि राम क्या थे? राम एक राजा थे। राम के बारे में कोई और बात नहीं बताई गई, यानी राम को यहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी
ये इसका जवाब सिर्फ इतना है कि राम कोई काम नहीं कर रहे हैं, राम के बारे में सिर्फ इतनी सूचना दी जा रही है कि राम एक क्या थे, राजा थे। तो राजा होना उनका उनके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो राम यहाँ पे, अब मैंने तो पहले बोला कि अगर कोई काम करेगा तो उस काम को करने वाला पहले काम होना चाहिए। काम अगर हो रहा है तो उसको करने वाला होगा, और करने वाले को ही हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे कोई फंक्शन हो ही नहीं रहा है तो उसको करने वाला हम कैसे ढूंढें। तो ऐसे केसेस में यही दूसरा तरीका है सब्जेक्ट को पता करने का। जब कभी भी सेंटेंस में डूअर दिया हो तो उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, यानी काम को करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा, जब कभी जब कभी सेंटेंस के अंदर कोई फंक्शन ना दिया हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, तो जब कभी फंक्शन नहीं दिया है तो आपको ये चेक करना होगा कि उस सेंटेंस के अंदर किस व्यक्ति के बारे में, किस पुरुष या महिला के बारे में, या किसी भी चीज के बारे में चर्चा की गई है। वो चर्चा वाला जो विषय होगा, जो चर्चा जिसके बारे में की गई है, वही इंसान क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे राम वॉज अ किंग, तो यहाँ पे मैं पूछूं किसके विषय में बताया गया, बात किसके बारे में हुई है, ये राजा जो है, राजा कौन है, तो राजा कौन है भाई, तो राम है, राम जवाब आता है हमारा। यानी इन्हीं राम के ही बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। राम इज द मैटर ऑफ डिस्कशन। तो यहाँ पे मैटर ऑफ डिस्कशन है, जो चर्चा का विषय होगा ना, वही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। यानी दूसरा तरीका हमारा क्या है, किसके बारे में चर्चा हुई है, तो जिसके बारे में चर्चा हुई रहेगी वो हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं सब्जेक्ट को पता करने के, ठीक है। तो आप समझ पाए, नाउन का काम होता है वो, सब्जेक्ट का काम होता है। तो नाउन कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, पहला फंक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ से इतनी बातें सीख ली कि नाउन कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। और सब्जेक्ट के क्या फंक्शन होते हैं, सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, आपको मैंने ये दो तरीके बताए, ये आप दो तरीके समझ पाए। अब आगे समझते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। नाउन जो होता है किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे राम के बारे में बात किया मैंने, राम सब्जेक्ट की जगह पे काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि राम के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। लेकिन राम के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है तो इसलिए सब्जेक्ट हो गया। लेकिन पहले वाले जब सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, राम के बारे में चर्चा हुई, राम ने मारा रावण को, तो राम ने जब रावण को मारा तो मारने का काम राम ने किया, इसलिए राम सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ये काम राम ने मारने का काम किसके ऊपर परफॉर्म किया है, रावण के ऊपर किया है। यानी राम ने किसको मारा, तो रावण को मारा। यानी जो मारने का काम परफॉर्म हुआ है ना, यानी मारने का जो असर है, मारने का जो इफेक्ट है, वो किसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, रावण के ऊपर। तो ये बात हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट वो कहलाता है जब वर्ब का असर ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर हो। जैसे यहाँ पे राम ने मारा रावण को, तो मारा जिसको वही मरेगा। यानी राम ने मारा, किसको मारा, रावण को मारा, तो मरने का काम रावण कर रहा है। यानी ये जो काम है ना मारने का, ये ट्रांसफर किसके ऊपर हुआ है, रावण के ऊपर। इसीलिए रावण क्या कहलाएगा हमारा, रावण एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इतना बात आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इतना मैं इरेज कर देता हूँ, आप अपनी कॉपी में यहाँ तक अच्छे से लिख लेंगे। अब देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट हम लोग समझ गए, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब समझ गए। अब समझने की बारी आ गई हमारी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है जब कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर, यहाँ पे तो फंक्शन हो रहा था लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, ये जो वॉज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताते चलूंगा, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी जो टॉपिक के बारे में हम लोग बात करें सिर्फ उतनी ही समझेंगे, नहीं तो आपके दिमाग में पूरा हौच पौच हो जाएगा। इसलिए सीक्वेंस में समझते चलो। मेरे पढ़ाने का सबसे अच्छा चीज़ है ये कि मैं बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ। बिल्कुल आपको ज़ीरो से बिल्कुल ग्राउंड आपका तैयार करते हुए चीज़ों को बताऊँगा। तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, जितना बता रहा हूँ आप उतना सीखते जाओ, बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी आपकी। तो पहले वाले सेंटेंस में यहाँ पे लिखा है जो किल्ड, ये किल्ड क्या है, एक वर्ब है, ये फंक्शन है, ठीक है। ये वर्ब है, वर्ब तो ये भी है, लेकिन ये कौन सा वर्ब है भाई, तो फंक्शन करने वाला है ना, काम है ये, काम। लेकिन वॉज कोई काम नहीं है। तो हमेशा याद रखो, कभी भी यहाँ पे जब काम नहीं होगा, अगर काम हो ही नहीं रहा है तो ये ट्रांसफर कैसे होगा। यहाँ पे काम हो रहा है इसलिए इसका असर इसके ऊपर ट्रांसफर हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई काम हो ही नहीं रहा तो इसका असर कहाँ से ट्रांसफर होगा, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। यानी ये रावण जो है ना, रावण एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन किंग ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको ये लगता होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और वर्ब के आगे आ गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये गलत तरीका है।
है ना। मैं आपकी बहुत सारी भ्रांतियां दूर करूंगा, तो आप लगे रहो, समझते रहना। तो जब कभी भी वर्ब लिखा हो, तो अगर कोई फंक्शन लिखा है, उस फंक्शन के बाद जो शब्द आया हुआ है, फंक्शन के बाद कोई नाउन आया हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? वो एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये काम है ना, काम का ही असर ट्रांसफर हो सकता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन वॉज कोई काम नहीं है, तो काम न होने की वजह से इसका असर किंग के ऊपर ट्रांसफर नहीं होगा, जिसके वजह से इसको हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे? अगर मैं इस किंग को हटा दूं यहाँ से, थोड़ी देर के लिए समझ लो कि किंग को मैंने यहाँ से हटा दिया, तो सिर्फ इतना सेंटेंस अगर पढ़ूं, राम वॉज, राम थे, सिर्फ मैं इतना कह करके चुप हो जाऊं, राम थे, तो तुम बोलोगे कि भाई क्या थे राम, सर क्या थे राम, आगे तो बोलो। यानी जब मैं राम को सिर्फ ये बोलता हूँ राम थे, तो आपको आगे कुछ ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज मिस कर दी गई है, छोड़ दी गई है, तो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज लगानी पड़ेगी जो उस सेंटेंस को पूरा कर दे। मैंने क्या बोला? एक ऐसा शब्द, एक ऐसा नाउन लगाना पड़ गया जिसके वजह से इस सेंटेंस को पूरा कर दिया जा सके। तो उसी को कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है हिंदी में पूरक, पूरक, है ना। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट की जानकारी को पूरा कर रहा है। राम क्या थे? तो राम के बारे में जो जानकारी है राजा के, अगर लिख दें यहाँ पे हम, तो इस सेंटेंस की पूरी जानकारी पूरी हो जाएगी। किसकी जानकारी पूरा किया? इस सब्जेक्ट की जानकारी पूरा किया, इसीलिए इस किंग को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो आप इतना बात समझ पाए होगे। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं अपने प्रोनाउन वाले टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ये आप अच्छे से लिख लेना, है ना। मैंने थोड़ा सा गोजागाजी कर दिया है, हालांकि ठीक भी है। अब समझते हैं हम लोग प्रोनाउन क्या होता है। देखो, प्रोनाउन प्रोनाउन जो इजाद किया गया, वो इसी वजह से ही इजाद किया गया कि जब नाउन, अगर किसी व्यक्ति का नाम बार बार इस्तेमाल करते हो, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। अंग्रेजी या हिंदी, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा के अंदर कोई भी नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम बार बार यूज नहीं किया जाता है। जैसे प्रोनाउन, अगर आपको एक सेंटेंस लिखना है, सॉरी एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, तो एक पैराग्राफ अगर लिखना है, मान लो राम के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, तो राम एक राजा थे, राम के 4 भाई थे, राम सबसे बड़े पुत्र थे। मैं बार बार राम न लिख करके मैं कैसे लिखता हूँ? मैं शुरू में तो राम लिख दूंगा, राम एक राजा थे, उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ? उनके पास 4 भाई थे। ये जो उनके मैंने लिखा ना, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? राम की तरफ। यानी ये गलत तरीका होता है, बार बार किसी के नाम को एग्जेजरेट करना, बार बार किसी के नाम को यूज करना अच्छा नहीं लगता। तो अंग्रेजी में इस रिपीटिशन से बचने के लिए, मैंने क्या बोला? रिपीटिशन से बचने के लिए हम लोग नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो नाउन को रिप्लेस करके क्या लगाते हैं? प्रोनाउन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है, प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड रिप्लेसिंग नाउन। नाउन को रिप्लेस करने वाला जो शब्द होता है ना, वो प्रोनाउन कहलाता है। क्या जरूरत पड़ती है इसको रिप्लेस करने की? भाई रिपीटिशन से हमें बचना होता है, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना ये ऑकवर्ड माना जाता, अच्छा नहीं लगता। आप कभी भी कोई पैराग्राफ पढ़ोगे, तो पैराग्राफ के शुरुआत में किसी व्यक्ति के बारे में अगर वो पैराग्राफ है, तो वो पैराग्राफ का स्टार्टिंग में ही उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, बाद में वे, वह, उन्होंने, उनका, इन सारे शब्दों से उसकी तरफ इशारा किया जाता है। तो ऐसे सभी शब्द जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, नाउन को हटा करके उसके जगह पे इस्तेमाल कर दिए जाते हैं, ऐसे सभी शब्दों को आप क्या बोलोगे? प्रोनाउन बोलोगे। अब समझ लेते हैं इसका फंक्शन। प्रोनाउन के 2 फंक्शन होते हैं बेसिकली, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर आप ये फंक्शन समझ गए, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच इतनी बेहतरीन हो जाएगी ना कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आप ध्यान से समझना इसको। फंक्शन इसके 2 होते हैं, एक फंक्शन होता है सब्जेक्ट का और दूसरा फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राज सेव्ड रिया। राज ने रिया को बचा लिया। अभी जो सेव्ड लिखा है ना, ये एक फंक्शन है, काम है। इस काम का असर किसके ऊपर हो रहा है? रिया के ऊपर। तो रिया क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। ये काम, बचाने का काम कर कौन रहा है? तो राज कर रहा है। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इतनी बात अभी हम लोग ऊपर सीखे थे। अगर मुझे राज को हटाना है, तो राज एक मेल पर्सन है ना, पुरुष है, तो इस पुरुष लिंग को हटाने के लिए ही का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और इस महिला को हटाने के लिए, रिया चूंकि स्त्रीलिंग है, इसको हटाने के लिए मैस्कुलिन जेंडर ये हो गया और फेमिनिन जेंडर ये हो गया। तो इसको हटाने के लिए मैंने हर का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये समझ पा रहे हो आप? इसको राज के जगह पर, राज को हटा दिया, मैंने एक नाउन को रिप्लेस किया, किससे? प्रोनाउन से। तो भाई नाउन अगर सिंगुलर है, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। नाउन अगर मैस्कुलिन जेंडर का है, तो प्रोनाउन भी मैस्कुलिन जेंडर का आएगा। ऐसा नहीं कि लड़के को हटा रहे हो तो लड़की लगा दो यहाँ पे, ऐसा नहीं करना। तो राज
सेव्ड रिया को हम क्या लिख सकते थे अगर प्रोनाउन के तौर पे चेंज करना हो तो ही सेव्ड रिया कर सकते थे। आप समझ पाए हो, ही सेव्ड हर, रिया की जगह पे हर लग गया। यहाँ पे ही सेव्ड शी क्यों नहीं लिखे? ही सेव्ड शी भी तो लिख सकते थे, क्यों नहीं शी लिखे? इसका जवाब ये है कि चूंकि ये क्या है, एक वर्ब है, वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो शी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, मैं आपको कैसे सब पढ़ाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। शी जो होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हर। तो आप यहाँ पे हर लगाओगे ना कि शी लगाओगे, ठीक है, ये करेक्ट है। अब आगे देखते हैं, ये 3 बड़े इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं, आप इसको ध्यान से समझना। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। अब यहाँ पे देखो ये इज लगा हुआ है ना, इज एक तरीके का वर्ब है, चाहे जैसा भी वर्ब है, फिलहाल तो वर्ब है जी। फंक्शन है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, इन सारी चीजों की बात हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल ये क्या है, एक वर्ब है। तो भाई वर्ब के पहले क्या लगता है, ये सब्जेक्ट लगता है। तो सब्जेक्ट किसी का नाम क्या दिस होता है? तो नाम तो किसी का दिस होता नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, है ना, क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। तो दिस इज माई कार, तो दिस क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। कैसे पहचानोगे? दिस के बाद देखो ये वर्ब लगा हुआ है, तो वर्ब के पहले ही तो सब्जेक्ट आता है, तो ये क्या और सब्जेक्ट का काम कौन करता है? वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट का काम कौन करता है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन, इन्हीं दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट का काम करेंगे। तो यहाँ पे एक दिस तो किसी का नाम होता नहीं है, तो नाउन कट गया, बचा क्या, प्रोनाउन। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। आगे देखते हैं, माइन इज अ ब्यूटीफुल कार। अब यहाँ पे मैंने लिखा माइन इज अ ब्यूटीफुल, आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा सेंटेंस को पढ़ने में कि यहाँ पे माइन से कैसे मैंने शुरू कर दिया। इसका जवाब अगले वाले सेंटेंस में समझो। अगर ये सेंटेंस मुझे बोलना रहे, मैंने लिखा है, अगर कोई ये बोले दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, वेर इज योर्स, तुम्हारी कार कहाँ है? तो यहाँ पे एक सेंटेंस पूछा गया, वेर इज योर्स, तुम्हारी कार कहाँ है। अब देखो यहाँ पे जो योर्स लिखा हुआ है ना, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, योर कार। अगर मैं इस योर्स को हटा दूं, इस योर को यहाँ से हटा दूं, चलो, अगर इस योर को हटाऊंगा तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, सेंटेंस, दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, वेयर इज योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है। यानी अगर मैं या तो ये लगाऊं, योर कार लगाऊं, लेकिन योर कार दोबारा यहाँ पे कार आ जाएगा, और यहाँ पे पहले ही एक बार मैंने कार लिख दिया था। तो मैंने बताया ना, नाउन का इस्तेमाल आप क्यों करते हो, रिपीटिशन से बचने के लिए। तो आपको जब रिपीटिशन से बचना है, तो आप यहाँ पे एक बार कार इस्तेमाल करोगे, दोबारा आप कार क्यों यहाँ इस्तेमाल करोगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, योर कार तो आप जानते ही हो, कोई वेयर इज योर कार यहाँ पे लिख करके सेंटेंस को करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन रिपीटिशन से बचने के लिए क्या करना होगा, इसको हटा करके क्या लगाना पड़ेगा, योर्स लगाना पड़ेगा, है ना। अब इसका मतलब क्या होगा, इस योर्स के अंदर क्या छिपा हुआ है, इसी योर्स के अंदर तो योर कार छिपा है। क्यों? क्योंकि इसी को हटा करके, योर कार को ही हटा करके तो मैंने योर्स लगाया, है ना। तो दिस इज माई कार, वेयर इज योर कार बोलेंगे आप, या क्या बोलेंगे, वेयर इज योर्स। दिस इज माई कार, वेयर इज योर्स। तो वेयर इज योर्स ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप रिपीटिशन से यहाँ पे बच पा रहे हो। तो योर्स जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। देखो कैसे, वेयर, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसके बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब आया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो योर्स क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट के जगह पे कौन इस्तेमाल होता है। देखो प्रोनाउन दो काम करता है, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। तो भाई या तो ये प्रोनाउन, ये जो है योर्स, ये प्रोनाउन ही होगा, इसीलिए ये सब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर ये प्रोनाउन नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट के जगह पे इस्तेमाल नहीं होता। तो जब ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये सब्जेक्ट भी तो हो सकता है, क्योंकि प्रोनाउन दोनों काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो जब ये सब्जेक्ट का, जब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, तो यही इंसान, यही जो प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट का भी तो काम कर सकता है ना। अब इसका जवाब मुझे अगर देना है, देयर इज माइन, देयर इज माइन, वहां मेरी है। वेर इज योर्स कार, जो उसने पूछा था मुझसे कि वेर इज योर्स कार, वेर इज योर्स कार, सॉरी, वेर इज योर कार। तो वेर इज योर कार का मतलब जो जवाब मुझे देना है, मैं क्या बोल दूंगा, देयर इज माइन, वहां है मेरी, मतलब ये रही मेरी कार। तो इस माइन के अंदर क्या छुपा है, माई कार, है ना। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर इज माई कार, या इस माई कार को हटा करके आप क्या लगा दोगे, माइन लगा दोगे। तो माइन जो है, देखो माइन कहाँ पे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के जगह पे काम कर रहा है। और ऑब्जेक्ट कौन बन सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ये तो नाउन है नहीं, तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तब जब ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, तो प्रोनाउन सब्जेक्ट का भी तो काम कर सकता है। देखो प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। तो ये अगर प्रोनाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यही प्रोनाउन यहाँ पे सब्जेक्ट का भी तो काम कर सकता है।
तो माइन इज अ ब्यूटीफुल कार बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, एक प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किस तरीके से काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक, तो आई होप आप यहाँ तक समझ पाए हो। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सीखा कि नाउन के क्या फंक्शन होते हैं और प्रोनाउन के क्या फंक्शन होते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव के फंक्शन, एडवर्ब के फंक्शन। इसी तरीके से करते हुए एक दो लेक्चर में हम लोग पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो फंक्शन वाला पार्ट है, प्रीमियर वाला पार्ट है, वो हम लोग कर लेंगे। उसके बाद मैं शुरू करूंगा फुल फ्लेजेड नाउन के चैप्टर्स, जिसमें हम लोग एक एक कंसेप्ट को सीखेंगे। तो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।